हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जबलपुर के अंदर जो टेस्टिंग असिस्टेंट के नाम से 2018 में पेपर हुआ था, तो दोस्तों 2018 के अंदर जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था दोस्तों, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें 26 नंबर से कुल 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि 26 नंबर से लेके 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को आज मैं पूरे विस्तार पूर्वक हल कराने वाला हूं। तो दोस्तों YouTube पर हमारा एक छोटा सा परिवार है, इस परिवार का हिस्सा बनिए और इस परिवार को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाइए। दोस्तों मैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे YouTube के अंदर इसी प्रकार का क्लास लेने वाला हूँ। दोस्तों इतना ज़बरदस्त कंटेंट के साथ और इतना बेस्ट कंटेंट के साथ YouTube पर क्लास कहीं नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मेगा ओम मीटर यंत्र। क्या ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेगा ओम मीटर यंत्र का उपयोग सामान्यतः उस मापन पर किया जाता है। आप लिखेगा किस मापन पर किया जाता है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, जो मेगा ओम मीटर यंत्र है उस यंत्र का नाम लिखेगा दोस्तों, उस यंत्र का नाम होता है मैगर। नोट कीजिएगा दोस्तों, मैगर उस यंत्र का नाम होता है। और मैगर किस प्रकार की प्रतिरोध को मापता है, तो आप लिखेगा अति उच्च प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि मैगर के अलावा ऐसा कौन सा मीटर है जो अति उच्च प्रतिरोध को मापता है, तो आप लिखेगा व्हीट स्टोन। नोट कीजिएगा दोस्तों, व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा भी हम उच्च प्रतिरोध को माप सकते हैं। और दोस्तों इस ब्रिज के अलावा भी एक और मीटर होता है, उसका नाम है अर्थ टेस्टर। क्या दोस्तों? अर्थ टेस्टर मीटर। ये तीनों दोस्तों प्रतिरोध को मापने का कार्य करती हैं और उच्च मान के प्रतिरोध को मापती हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों कि व्हीट स्टोन ब्रिज किस मान से किस मान तक के प्रतिरोध को मापता है, तो आप लिखेगा 0.1 ओम से लेकर 0.1 ओम से लेकर 5 मेगा ओम तक के प्रतिरोध को ये आसानी से माप सकती है। दोस्तों इसके अलावा अगर पूछे कि अति उच्च प्रतिरोध को कौन मापता है, तो आप लिखेगा अति उच्च करंट को कौन मापता है, तो आप लिखिएगा ये करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा अति उच्च प्रतिरोध को मापा जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर पूछे उच्च वोल्टेज का मापन कौन करता है दोस्तों, तो आप लिखिएगा ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वारा संभव होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसे भेजने के लिए। क्या ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसे भेजने के लिए किया जाता है, तो आप नोट कीजिएगा करंट और वोल्टेज को भेजने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर की तुलना किससे किया जाता है, तो आप लिखेगा इसकी तुलना दोस्तों एम्पलीफायर से किया जाता है। किससे? एम्पलीफायर से। क्योंकि दोस्तों एम्पलीफायर का कार्य होता है करंट को बढ़ाना, इसके साथ वोल्टेज बढ़ाना और पावर को भी बढ़ाना। लेकिन दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होती है, क्या जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है दोस्तों, ये करंट को और वोल्टेज को बढ़ाती है, पावर को और पावर फ्रीक्वेंसी को ये बिल्कुल भी बढ़ाने का कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर पूछे कि प्रतिरोध को ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये ट्रांजिस्टर, ये किसका कार्य है दोस्तों? ट्रांजिस्टर के नाम से ही पता चल रहा है साथियों कि ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, यानी कि ट्रांसफर किसको कर रहा है? रजिस्टर। और कौन कर रहा है दोस्तों? ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये प्रतिरोध को आगे बढ़ाने का काम करता है। और करंट को मापने का काम कौन करता है दोस्तों? तो इसे हम एम्पियर मीटर के द्वारा करंट को माप सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया है कि डीसी और एसी को मापने वाला ऐसा कौन सा यंत्र है, तो आप लिखेगा उस यंत्र का नाम होता है दोस्तों एमआई मीटर। क्या? एमआई मीटर। ये एसी और डीसी दोनों प्रकार की राशियों का मापन बहुत ही आसानी से कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, लैप और वेव कॉइल के बीच एक प्रमुख अंतर को बताइए। क्या? लैप और वेव कॉइल के बीच एक प्रमुख अंतर को बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, देखिएगा ये जो लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में अगर पूछ ले ये किस प्रकार के मोटर में किया जाता है, तो आप लिखिएगा ये केवल डीसी मोटर में। क्या? ये केवल डीसी मोटर के अंदर किया जाने वाला वाइंडिंग होता है दोस्तों, एसी मोटर के अंदर ये कतई नहीं किया जाता। दोस्तों इसके साथ अगर पूछ ले कि इसका प्रमुख
प्रमुख अंतर क्या है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बीच में? तो आप लिखिएगा कि डीसी मोटर के जो कम्यूटेटर होते हैं उस कम्यूटेटर के अंदर दोस्तों जो कनेक्शन होता है इस कनेक्शन में अंतर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, लैप वाइंडिंग जो होती है दोस्तों ये कम्यूटेटर के अंदर इसका कनेक्शन समांतर क्रम में किया जाता है, लेकिन जब आपसे वेव वाइंडिंग के बारे में पूछे, वेव कॉइल के बारे में पूछे, तो आप लिखिएगा कम्यूटेटर के अंदर जो इसका कनेक्शन होता है दोस्तों ये सीरीज क्रम में होता है। क्या? ये सीरीज क्रम में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लैप वाइंडिंग के बारे में अगर पूछे दोस्तों कि लैप वाइंडिंग में समांतर रास्ते कितने होते हैं, तो आप लिखिएगा, नोट कीजिएगा दोस्तों, लैप वाइंडिंग में समांतर रास्ते कुल कितने होते हैं? 2, इसमें होते हैं पोल की संख्या के बराबर, पोल के संख्या के बराबर। जो मोटर के अंदर पोल लगे होते हैं दोस्तों उस पोल के बराबर होता है हमारा लैप वाइंडिंग के अंदर जो समांतर रास्ते होते हैं। अगर वेव वाइंडिंग के बारे में पूछे दोस्तों, वेव वाइंडिंग के बारे में पूछे तो आप लिखिएगा वेव वाइंडिंग में समांतर रास्ते कितने होते हैं? तो आप लिखिएगा 2 गुणे प्लेक्स। क्या? 2 गुणे प्लेक्स ये होते हैं वेव वाइंडिंग के अंदर समांतर रास्ते। दोस्तों अगर इसके उपयोग के बारे में पूछे तो आप लिखिएगा ये जो लैप वाइंडिंग होती है इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों निम्न वोल्टेज और उच्च करंट वाली में मोटर में और उच्च धारा वाली मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि वेव वाइंडिंग का प्रयोग किस मोटर के अंदर होती है, तो लिखिएगा दोस्तों इसका प्रयोग होता है निम्न धारा एवं उच्च वोल्टेज वाली मोटर में, उच्च वोल्टेज वाली मोटर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये रहे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। वोल्टेज मापने वाले यंत्र के साथ कनेक्ट किया जाने वाला ट्रांसफार्मर को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो द्वितीयक वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग का आदर्श रेटिंग कितना होता है? तो नोट कीजिएगा उसका आदर्श रेटिंग होता है दोस्तों 110 वोल्ट। क्या? 110 वोल्ट। दोस्तों अगर इसी के साथ साथ पूछ ले कि ये जो हमारी पोटेंशियल मीटर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, तो आप लिखिएगा ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। क्या? स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर दोस्तों होता है। इस वोल्टेज मापने वाले यंत्र के साथ साथ अगर हम करंट मापने वाले यंत्र के बारे में पढ़े दोस्तों, तो उसका नाम होता है, करंट मापने वाले यंत्र का नाम होता है दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर। क्या? करंट ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये जो करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर होती है ये किस ट्रांसफार्मर का प्रकार है? तो आप लिखेगा ये उपकरण ट्रांसफार्मर का प्रकार होता है। क्या दोस्तों? उपकरण ट्रांसफार्मर का प्रकार होता है। इसके अलावा दोस्तों और देखिएगा जो हमारी करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की, क्या? करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीय वाइंडिंग की जो आदर्श रेटिंग होती है अगर उसके बारे में पूछे तो आप लिखेगा 100/5, इसके अलावा 63/5 ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग की आदर्श रेटिंग मानी जाती है। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि ये जो हमारी करंट ट्रांसफार्मर है किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, तो आप लिखिएगा ये स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर है। क्या दोस्तों? स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। और करंट ट्रांसफार्मर दोस्तों कितने एम्पियर तक के करंट को माप सकता है? तो आप नोट कीजिएगा ये लाइन के 100 एम्पियर तक के करंट को माप सकता है। और दोस्तों इसके साथ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में लिखिएगा ये 11,000 वोल्ट। क्या दोस्तों? ये 11 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टता वाली लाइन में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम धारा, क्या? वह न्यूनतम धारा जिस पर टूटे हुए सर्किट को संपूर्ण करने के लिए, क्या? जिस पर टूटे हुए सर्किट को संपूर्ण करने के लिए रिले का आर्मेचर आकर्षित होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक रिले के अंदर 2 पॉइंट होता है। यह है पहली पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे? ये है हमारी बाईमेटेलिक पत्ती। क्या होती है दोस्तों? द्विधात्विक पत्ती। ये द्विधात्विक पत्ती है दोस्तों। इसी के साथ एक
रिले के अंदर आर्मेचर लगी होती है। ये क्या है? आर्मेचर। दोस्तों जैसे ही रिले को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों पॉइंट के अंदर में धारा के कारण यहाँ पे क्या पैदा हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक। ये क्या है? मैग्नेट यहाँ पे जनरेट हो जाता है। और मैग्नेट का काम होता है दोस्तों धात्विक पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करना। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो चुंबक बना हुआ है ये द्विधात्विक पत्ती है। इस द्विधात्विक पत्ती को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। दोस्तों जैसे ही आकर्षित करने का ये जो काम होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों पिक अप। और दोस्तों ये प्रक्रिया किसकी वजह से हो रही है? ये करंट की वजह से हो रही है, इसलिए पिक अप करंट इसको कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिक अप करंट। दोस्तों इसके अलावा अगर पूछे कि सर्किट के अंदर रिले का क्या कार्य होता है, तो आप लिखिएगा सर्किट के अंदर रिले का कार्य होता है दोस्तों फॉल्ट को ढूंढना। क्या दोस्तों? नोट कीजिएगा, फॉल्ट को ढूंढने का काम कौन करता है? रिले। फॉल्ट को ढूंढना। और दोस्तों फॉल्ट को ढूंढ कर ये सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है कि सर्किट के अंदर इस प्रकार का फॉल्ट है, और सर्किट ब्रेकर कमांड लेकर सर्किट को ब्रेक करा देता है। इस प्रकार से ये एक सुरक्षा युक्ति है। क्या है दोस्तों? एक सुरक्षा युक्ति है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रिले का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप लिखिएगा दूरसंचार में। क्या दोस्तों? दूरसंचार में। और इसके अलावा डाटा संचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। डाटा संचार में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, परम शून्य तापमान पर एक अर्धचालक का व्यवहार कैसा होता है? परम शून्य तापमान पर एक अर्धचालक का व्यवहार कैसा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट कीजिएगा। एक अर्धचालक, ध्यान दीजिएगा, अर्धचालक किन दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो नोट कीजिएगा। पहला तो ये चालक, इसके अंदर चालक का गुण होता है, और दूसरा गुण होता है दोस्तों कुचालक का। दूसरा कुचालक का। दोस्तों ये तापमान के हिसाब से व्यवहार करता है। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी कुचालक है, जब इस चालक के अंदर 0 डिग्री केल्विन का तापमान होगा दोस्तों, उस समय यह कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। जब इसके अंदर 300 डिग्री केल्विन तापमान होगा दोस्तों, तब ये एक चालक की तरह व्यवहार करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है हमारा एक अर्धचालक। क्या है? ये है हमारा एक अर्धचालक दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है, अर्धचालक के अंदर दोस्तों 3 प्रकार का बैंड उपस्थित होता है। क्या? 3 प्रकार का बैंड उपस्थित होता है। पहला होता है हमारा वैलेंसी बैंड, और दूसरा होता है फोरबिडेन बैंड, और तीसरा होता है दोस्तों कंडक्शन बैंड। अब ध्यान दीजिए, इनमें से 2 बैंड में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। पहला वैलेंसी बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा होता है दोस्तों इस कंडक्शन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे ही अर्धचालक के अंदर 0 डिग्री केल्विन का तापमान होता है दोस्तों, तो ये जो फोरबिडेन बैंड है, क्या ऊर्जा अंतराल है, ऊर्जा अंतराल का मान दोस्तों, ऊर्जा अंतराल का जो गैप है, इसका जो आकार है बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से वैलेंसी बैंड से मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से दोस्तों धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। क्योंकि जब तक किसी कंडक्टर में दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, गति नहीं करेंगे, तब तक वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करा सकते। इसलिए दोस्तों अर्धचालक अगर 0 डिग्री केल्विन का है, 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर कार्य कर रहा है, तो ये एक कुचालक की भांति कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो हमारा वैलेंसी बैंड होता है, क्या जो हमारा यहाँ पे वैलेंसी बैंड होता है दोस्तों, और ये है हमारा फोरबिडेन बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। तो दोस्तों वैलेंसी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या वैलेंसी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आसानी से कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा वैलेंसी बैंड, ये है फोरबिडेन बैंड, और ये है कंडक्शन बैंड। जैसे ही टेम्परेचर को दोस्तों हम 300 डिग्री केल्विन तक करते हैं, तो
टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये जो फोरबिडेन बैंड है इस बैंड का आकार बहुत ही पतला हो जाता है और वैलेंसी बैंड से दोस्तों इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड तक आसानी से पहुंच जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति करना स्टार्ट करते हैं साथियों, तो कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। जैसे ही अर्धचालक के अंदर हम 300 डिग्री केल्विन का तापमान बढ़ाते हैं, ये एक चालक की तरह व्यवहार करने लगती है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 अर्धचालक के नाम बताइए, तो आप लिखिएगा 2 अर्धचालक के नाम है जर्मेनियम और सिलिकॉन। लिखिएगा दोस्तों जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये क्या है, ये सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि जर्मेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लिखिएगा उत्प्रेरक के, क्या, उत्प्रेरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जर्मेनियम का प्रयोग कैमरा का लेंस बनाने के लिए, क्या, कैमरा का लेंस बनाने के लिए। दोस्तों अगर सिलिकॉन के बारे में बात करें तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों आईसी बनाने के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए, और इसके अलावा चिप बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है HRC कार्टिज फ्यूज, क्या, HRC कार्टिज फ्यूज के अंदर भरा जाने वाला पदार्थ किस प्रकार कार्य करता है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा HRC फ्यूज का पूरा नाम, क्या, HRC फ्यूज का पूरा नाम छाप के बताइएगा। दोस्तों HRC फ्यूज के कार्टिज के अंदर HRC कार्टिज फ्यूज के ट्यूब के अंदर जो भरा जाने वाला पदार्थ है वो क्या कहलाता है, वो क्या कार्य करता है। दोस्तों अगर पूछे कि HRC फ्यूज कितने वोल्टेज तक की लाइन में प्रयोग में लिया जाता है, तो आप लिखेगा ये 66,000 वोल्टेज, कितना दोस्तों, 66,000 वोल्ट से लेकर 500 मेगा वोल्टेज, कितना, 500 मेगा वोल्टेज, यानी कि इतना उच्च वोल्टेज के लाइन में हम HRC फ्यूज का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों फ्यूज का काम होता है सर्किट को ब्रेक कराना। जैसे ही ये सर्किट को तोड़ती है, उच्च वोल्टेज होने के कारण सर्किट में आर्क उत्पन्न हो जाती है, सर्किट में आग उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों उस आग को बुझाने के लिए कौन कार्य करता है, इस ट्यूब के अंदर दोस्तों जो भरा जाने वाला पदार्थ है वो पदार्थ क्या करता है, आग का शमन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर पूछे HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, तो आप लिखिएगा दोस्तों इसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है दोस्तों 1.1, कितना, 1.1। दोस्तों अगर पूछे कि HRC फ्यूज, क्या, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ये जो HRC फ्यूज होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप लिखिएगा केबल की सुरक्षा के लिए, कहाँ दोस्तों, केबल की सुरक्षा के लिए, और इसके अलावा दोस्तों मोटर की सुरक्षा के लिए, मोटर की सुरक्षा हेतु। और दोस्तों सर्किट ब्रेकर की सुरक्षा कौन करता है, सर्किट ब्रेकर की सुरक्षा करता है हमारी HRC कार्टिज फ्यूज। दोस्तों ये रहा HRC कार्टिज फ्यूज का कुल डिटेल्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांजिस्टर में परिवर्तन कारक कितना होता है, तो आप नोट कीजिएगा इसके अंदर परिवर्तन कारक होता है दोस्तों 0.99। अगर यथार्थ मान के बारे में बात करें तो आप लिखिएगा 0.995, ये इसका दोस्तों यथार्थ मान होता है। अगर पूछे कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखिएगा ट्रांजिस्टर कुल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 2 प्रकार के। कौन सा, पहला PNP और दोस्तों इसके साथ है NPN, ये ट्रांजिस्टर होते हैं। दोस्तों अगर पूछे PNP ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो आप लिखिएगा इनमें दोस्तों होल की संख्या अधिक होती है, क्या, जिनमें होल की संख्या अधिक और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, वो किस प्रकार का ट्रांजिस्टर कहलाएंगे, वो PNP ट्रांजिस्टर कहलाएंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो दोस्तों, क्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो और होल की कमी, वो किस प्रकार के ट्रांजिस्टर कहलाएंगे, वो NPN ट्रांजिस्टर कहलाएंगे। दोस्तों NPN जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो आप लिखिएगा NPN ट्रांजिस्टर के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है दोस्तों होल के कारण, क्या, होल के कारण। और अगर NPN ट्रांजिस्टर में पूछे तो आप लिखिए इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किस नियम के सिद्धांत को मानते हुए डीसी जनित्र घूमती है? क्या किस सिद्धांत को मानते हुए डीसी जनित्र घूमती है दोस्तों? ये फैराडे के नियम, ये जो फैराडे का नियम है दोस्तों, इन्होंने दो प्रकार का नियम दिया। पहला नियम नोट कीजिएगा, पहला नियम है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। क्या? विद्युत चुंबक का प्रेरण नियम, प्रेरण नियम। दोस्तों इस नियम में फैराडे भाई साहब ने मोटर, किसको? मोटर को, ट्रांसफार्मर को और इसके अलावा जनरेटर को, क्या? इसके अलावा जनरेटर को समझाया है। और जो इनका दूसरा नियम है वो विद्युत का दोस्तों अपघटन का नियम। क्या? विद्युत अपघटन का नियम। इन्होंने दो प्रकार का नियम दिया, पहला विद्युत का चुंबकीय प्रेरण के नियम में बताया और दूसरा इन्होंने नियम दिया दोस्तों विद्युत का अपघटन का नियम। इसमें हम लोग बैटरी को पढ़ते हैं। किसको? बैटरी को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वह कौन सा गुण है? वह कौन सा गुण है? सॉरी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा गुण है जिसके कारण स्टील को चुंबक बनाना बहुत मुश्किल होता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह निम्न पारगम्यता के कारण होती है। किसके कारण? निम्न पारगम्यता के कारण होती है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चुंबक के बारे में और कुछ पॉइंट नोट कीजिएगा। पहली पॉइंट है कि चुंबक में कितने पोल होते हैं? तो आप लिखिएगा चुंबक में कुल 2 पोल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एन पोल, एक होता है एन पोल और दूसरा है दोस्तों एस पोल। क्या? एक नॉर्थ और एक होता है दोस्तों साउथ। अगर पूछे कि चुंबक की खोज किसने किया था तो आप लिखिएगा ओरस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या? ओरस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्होंने ही चुंबक की खोज किया है। अगर पूछे कि चुंबक के बारे में व्याख्या किसने दिया तो आप लिखिएगा खोज तो ओरस्टेड ने किया लेकिन इसको समझाया फैराडे ने, क्योंकि इन्होंने बताया कि मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर के अंदर चुंबक किस प्रकार से कार्य करती है। ये किसने समझाया दोस्तों? फैराडे ने, लेकिन खोज किसने किया? चुंबक ने, सॉरी ओरस्टेड ने। अगला क्वेश्चन है ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लैंप से संबंधित सवाल है। ल्यूमिनस फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसकी एसआई इकाई होती है ल्यूमेन। क्या? इसकी एसआई इकाई क्या है दोस्तों? ल्यूमेन। कैंडला किसकी इकाई है? तो आप लिखिएगा ये ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। क्या? ज्योति तीव्रता की इकाई ये होती है। दोस्तों ये जो स्टेरेडियन है ये किसकी इकाई है? ये ठोस कोण की इकाई होती है। ठोस कोण। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्टेरेडियन बराबर कितना होता है तो आप लिखिएगा एक स्टेरेडियन बराबर होता है दोस्तों 4 पाई। कितना? एक स्टेरेडियन बराबर 4 पाई। ये 4 पाई आता कहां से है? तो लिखिएगा दोस्तों ये 4 पाई आता है, स्टेरेडियन बराबर होता है दोस्तों, स्टेरेडियन बराबर होता है गोले का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों? गोले का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। और दोस्तों गोले का जो क्षेत्रफल होता है उसका मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या स्क्वायर से दोस्तों यहाँ आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर। और दोस्तों ये जो आर और आर है ये आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या यहाँ पे? 4 पाई। और दोस्तों यही आता है हमारा एक स्टेरेडियन बराबर 4 पाई। अगला क्वेश्चन है आर्मेचर वाइंडिंग में 2 आमने सामने वाली ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है हमारा वाइंडिंग, ये हमारा पोल। कुछ इस प्रकार से दोस्तों पोल होता है, ये है पोल। और दोस्तों इस पोल के जो आमने सामने वाली भुजा है ये नॉर्थ पोल होगी दोस्तों, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये बोल रहा है कि 2 आर्मेचर वाइंडिंग के 2 आमने सामने वाली पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच वाली यानी कि आमने सामने वाली जो पोल है इस पोल का नाम क्या है? तो आप नोट कीजिए दोस्तों, इस पोल का नाम है पोल पिच। पोल पिच इसको
कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि कॉइल पिच किसको कहते हैं तो आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो होती है दोस्तों ये कॉइल पिच कहलाती है। ये क्या है? कॉइल पिच। दोस्तों इस कॉइल पिच को हम कॉइल स्पैन के नाम से भी जानते हैं। क्या? कॉइल स्पैन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह एमीटर यंत्र जो केवल प्रत्यावर्ती धारा को ही माप सकता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। उस मीटर का नाम बताना है आपको जो केवल प्रत्यावर्ती धारा को ही माप सकता है। तो आप लिखिएगा दोस्तों, उस मीटर का नाम है प्रेरण प्रकार का मीटर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रेरण होता है ये कहाँ संभव है? ये केवल एसी सप्लाई में ही संभव है। यह डीसी के अंदर नहीं होता है, केवल एसी के अंदर ही उपस्थित होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे पीएमएमसी प्रकार के मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो आप लिखेगा इसका प्रयोग एसी प्रकार के सप्लाई इसका प्रयोग डीसी सप्लाई में किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों डीसी सप्लाई के अंदर किया जाता है। और डीसी के किस मान को मापता है तो आप नोट कीजिए, ये वोल्टेज को मापता है। किसको? ये वोल्टेज और धारा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ दोस्तों? करंट और वोल्टेज को मापने के लिए। अगर एमआई मीटर के बारे में पूछे तो ये लिखेगा एसी और डीसी दोनों प्रकार के सप्लाई में कार्य करने वाला मीटर होता है। और यह धारा, वोल्टेज, नोट कीजिएगा दोस्तों, धारा, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, क्या इसके साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी को भी मापती है। और इसके अलावा दोस्तों ये पावर फैक्टर को भी मापने का कार्य करती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निर्वात की आपेक्षिक पारगम्यता क्या कितना माना जाता है? जो निर्वात की आपेक्षिक पारगम्यता है, ये दोस्तों पारगम्यता को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता। नोट कीजिएगा, इसे चुंबकशीलता भी कहा जाता है। यानी कि एक सूत्र होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर। इसमें से दोस्तों ये जो म्यू नॉट है ये किसको बता रहा है? ये हवा या निर्वात को बताता है कि निर्वात में चुंबक की आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है। क्या? चुंबक की आपेक्षिक चुंबकशीलता निर्वात के अंदर कितनी होती है? तो दोस्तों इसका मान होता है हमेशा इकाई। क्या? ये हमेशा कितना होता है? इकाई। अगर पूछे हवा और निर्वात में आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना होता है तो आप लिखेगा इकाई होता है। अगर इसके मात्रक के बारे में पूछे तो लिखिएगा दोस्तों ये मात्रकहीन होता है। क्या? ये मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन राशि है। दोस्तों अगर इसी के साथ साथ म्यू आर के बारे में पूछे तो आप लिखेगा म्यू आर का मान होता है दोस्तों 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। यानी कि ये जो म्यू आर है इसका मात्रक होता है क्योंकि ये हेनरी प्रति मीटर में होता है। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ट्रांजिस्टर किससे मिलकर बना होता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये किससे मिलकर बना होता है? तो देखिएगा ट्रांजिस्टर का मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। क्या? ये हमारा है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पी एन और पी ट्रांजिस्टर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, अगर उसमें टर्मिनल के बारे में पूछे तो आप लिखिएगा उसमें पहला टर्मिनल होता है दोस्तों एमीटर का। क्या? एमीटर का, जिसको हम उत्सर्जक के नाम से जानते हैं, उत्सर्जक। और दोस्तों दूसरा जो टर्मिनल होता है ये होता है बेस, जिसको हम आधार के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है साथियों कलेक्टर, जिसे संग्राहक के नाम से पढ़ा जाता है। ये होते हैं दोस्तों इसके 3 टर्मिनल। अब देखिए ये जो हमारा एमीटर वाला टर्मिनल है इसमें एमीटर का करंट प्रवाहित होगा। ये जो बेस वाला टर्मिनल है दोस्तों इसमें बेस वाली करंट प्रवाहित होगी और कलेक्टर में कलेक्टर वाली करंट प्रवाहित होगी। यहाँ से एक सूत्र बनता है दोस्तों कि आई ई बराबर क्या? आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी। ये आई
सी क्या है दोस्तों, कलेक्टर का करंट, और आई भी है बेस का करंट, और आई सी है हमारा एमीटर का करंट। यहाँ से दोस्तों ये फॉर्मूला बनता है और यही फॉर्मूला हमें बताता है कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार से बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, किसमें, पीएनपी ट्रांजिस्टर में कुल कितने जंक्शन होते हैं, तो आप लिखेगा इसमें कुल 2 जंक्शन होते हैं। पहला एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा है दोस्तों कलेक्टर बेस जंक्शन। ये देखिए एमीटर और बेस के साथ जो जंक्शन मिलता है, इस मिलकर बनता है, इसको कहते हैं एमीटर बेस जंक्शन दोस्तों। और फिर जो कलेक्टर और बेस के साथ मिलकर बनता है, इसे कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं। अगर आपसे पूछे इस जंक्शन की मोटाई कितनी होती है, तो आप लिखिएगा दोस्तों इसकी मोटाई होती है 1 माइक्रोमीटर। कितना, 1 माइक्रोमीटर इस जंक्शन की मोटाई होती है। अगर सेंटीमीटर में पूछे दोस्तों, तो आप लिखेगा सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाफ वेव दृष्टकारी की दक्षता कितना माना जाता है? आप नोट कीजिएगा, हाफ वेव दृष्टकारी की जो दक्षता होती है दोस्तों, वो 40.61, कितना, 40.61% इसकी दक्षता होती है। अगर दोस्तों इसके रिपल फैक्टर के बारे में पूछे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर का मान कितना होता है, तो आप लिखेगा 1.1। कितना दोस्तों, इसका रिपल फैक्टर होता है 1.1। अगर फॉर्म फैक्टर के बारे में पूछे तो नोट कीजिए दोस्तों 1.57 इसका फॉर्म फैक्टर होता है। दोस्तों जो इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। किसके बराबर दोस्तों, इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर इसका रिपल फ्रीक्वेंसी होती है। ये हो गया दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों अगर डायोड के बारे में पूछे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड कितना है, तो आप लिखेगा इसके अंदर केवल 1 डायोड लगा होता है। कितना, केवल 1 ही डायोड इसके अंदर पाया जाता है। दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर के अलावा अगर आपसे पूछे फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर के कितनी दक्षता होती है, तो आप लिखेगा इसका 2 गुना। कितना, हाफ वेव रेक्टिफायर का 2 गुना कितना होता है दोस्तों, 81% किसकी दक्षता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जर्मेनियम अर्धचालक के लिए पीएन जंक्शन पर रोधक वोल्टेज, क्या दोस्तों, रोधक वोल्टेज का मान कितना होता है? इस रोधक वोल्टेज के मान के बारे में आपको बताना है। तो आप इसके मान बताइएगा 0.3 वोल्ट। कितना दोस्तों, 0.3 वोल्ट। अगर इसी के साथ साथ सिलिकॉन के बारे में पूछे, तो आप लिखिएगा 0.7 वोल्टेज कितना होता है, सिलिकॉन का होता है। तो दोस्तों ये जो जर्मेनियम है, ये क्या है, किसका उदाहरण है, तो आप लिखिएगा ये अर्धचालक का उदाहरण होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन किसके उदाहरण है, अर्धचालक के उदाहरण होते हैं। दोस्तों अगर जर्मेनियम के बारे में पूछ लिया जाए, क्या जर्मेनियम अर्धचालक के अंदर जो हमारी रिवर्स बायस में करंट चलती है, वो किस मान में चलती है, तो आप लिखिएगा वो माइक्रो एम्पियर में चलती है। अगर सिलिकॉन के बारे में पूछे तो रिवर्स बायस में करंट दोस्तों नैनो एम्पियर में चलती है। क्या, बहुत ही कम अमाउंट में करंट चलती है। नैनो एम्पियर दोस्तों माइक्रो एम्पियर से भी छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांजिस्टर भी ओपन स्विच की तरह कार्य कर सकते हैं, तब किस कंडीशन में ट्रांजिस्टर हमारा ओपन स्विच की तरह काम करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर को काम में लेने के लिए, क्या ट्रांजिस्टर को हम कुल 4 मोड में ऑन कर सकते हैं। पहला देखिएगा दोस्तों, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्या, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब देखिएगा इसमें कुल 2 जंक्शन होते हैं। पहला होता है एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन। ये एमीटर का टर्मिनल है दोस्तों, ये है बेस का टर्मिनल, और यहाँ पे होता है कलेक्टर का टर्मिनल। यानी कि एमीटर और बेस से मिलकर एमीटर का जंक्शन बनता है और कलेक्टर और बेस से मिलकर कलेक्टर का जंक्शन बनता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इस ट्रांजिस्टर को हम सक्रिय क्षेत्र में चालू करेंगे, क्या, जब इसको हम सक्रिय क्षेत्र में चालू करेंगे दोस्तों, तो इस सक्रिय क्षेत्र में चालू कब होता है, जब इस एमीटर बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस में रखेंगे। क्या, फॉरवर्ड बायस में, और इस कलेक्टर बेस जंक्शन को दोस्तों रिवर्स बायस में रखेंगे। उस कंडीशन में
ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में ऑन होता है और दोस्तों उस समय यह एक एम्पलीफायर की तरह काम करने लग जाता है। क्या? एम्पलीफायर की तरह काम करता है। और दोस्तों एम्पलीफायर का कार्य होता है आयाम को बढ़ाना। नोट कीजिएगा दोस्तों, आयाम को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो आप लिखिएगा एम्पलीफायर का काम होता है। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम इस ट्रांजिस्टर को इस ट्रांजिस्टर को दोस्तों अगर कट ऑफ मोड में ऑन करना है, कट ऑफ मोड में ऑन करना है, तो दोस्तों ये जो हमारी एमीटर बेस जंक्शन होती है इसको हम रिवर्स बायस में ऑन करेंगे और जो हमारी कलेक्टर बेस जंक्शन होती है दोस्तों इसको भी हम रिवर्स बायस में ही ऑन करेंगे। अगर इस प्रकार से हम ऑन करते हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ मोड में ऑन होगा और दोस्तों इस तरह इस समय यह एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा। कब? ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। और दोस्तों अगर हमें ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड पर ऑन करना है तो हम इस एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में और इसके साथ साथ इस कलेक्टर बेस जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस में ऑन करेंगे, तब ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन मोड में ऑन होगा और इस कंडीशन में दोस्तों ये एक बंद स्विच की तरह कार्य करने लगता है। क्या? बंद स्विच की तरह कार्य करने लगता है। और इसका लास्ट मोड होता है दोस्तों, उसको कहते हैं रिवर्स इन्वर्टर मोड। इन्वर्टर मोड दोस्तों जब हम इन दोनों जंक्शन को एमीटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन को जब रिवर्स बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में ऑन करते हैं उस समय यह इन्वर्टर मोड पे ऑन हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांजिस्टर भी ओपन स्विच की तरह कार्य कर सकता है। कब कार्य कर सकता है? आप देखिएगा जब इसको हम कट ऑफ मोड में ऑन करेंगे उस कंडीशन में ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा, यानी कि संग्राही संधि उत्सर्जक संधि दोनों पश्च बायस में हो। किसमें? दोनों पश्च बायस में हो। दोस्तों रिवर्स का मतलब होता है पश्च। क्या? रिवर्स का मतलब होता है पश्च और फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्र, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एमएमएफ की यूनिट क्या होती है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एमएमएफ का पूरा नाम क्या होता है। एमएमएफ लिखिएगा दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या होता है। एमएमएफ की यूनिट क्या होती है दोस्तों? तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा एमएमएफ है, क्या ये जो हमारा एमएमएफ है दोस्तों, ये इसका सूत्र होता है N गुणे I। क्या? N गुणे I। ये N है दोस्तों, ये क्या है? टर्न है। ये किसको बताता है? ये टर्न को बताता है। और I क्या है दोस्तों? ये है धारा। क्या? धारा। और धारा किस में होती है दोस्तों? धारा होती है हमारी एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। तो यहीं से मिलके बन जाता है दोस्तों टर्न एम्पियर। क्या? एम्पियर टर्न या टर्न एम्पियर, बात तो दोनों एक ही है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो एमएमएफ है ये चुंबकीय सर्किट के अंदर पाया जाता है या फिर विद्युतीय सर्किट के अंदर पाया जाता है, तो आप लिखेगा एमएमएफ हमारा चुंबकीय सर्किट के अंदर होता है। किसके अंदर? चुंबकीय सर्किट के अंदर। ये विद्युतीय सर्किट में पाए जाने वाला किस राशि के बराबर होता है? तो आप लिखेगा ये ईएमएफ राशि के बराबर होती है। क्या दोस्तों? ईएमएफ राशि के बराबर कौन होती है? अगर पूछे कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा कौन करता है, तो आप लिखेगा ईएमएफ पैदा करने का कार्य करता है। दोस्तों ये गिलबर्ट किसकी इकाई है? तो आप लिखेगा एमएमएफ। क्या दोस्तों? एमएमएफ की सीजीएस इकाई। सीजीएस इकाई क्या होती है? तो आप लिखेगा गिलबर्ट इसकी सीजीएस इकाई होती है। और दोस्तों अगर पूछे ओम किसकी इकाई है, तो आप लिखेगा ये प्रतिरोध की इकाई होती है। इसकी दोस्तों ये प्रतिरोध की इकाई होती है। अगर वेबर के बारे में पूछे तो आप लिखिएगा दोस्तों वेबर किसकी इकाई होती है। अगर आपसे मैं ये बोलूँ दोस्तों एक वेबर बराबर कितना होता है, तो आप कितना लिखेंगे? एक वेबर बराबर होता है, एक वेबर बराबर कितना होता है? तो आप लिखिएगा 10⁸ मैक्सवेल।
10 की घाते 8 मैक्सवेल। अगर हम पूछें कि 1 वेबर बराबर कितना लाइन होता है तो लिखेगा दोस्तों 10 की घाते 8 लाइन 1 वेबर के बराबर होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखेगा वेबर किसकी इकाई होती है, क्या वेबर किसकी इकाई होती है। दोस्तों इसी सवाल के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइक्रोम का उपयोग व्यापक रूप से कहाँ किया जाता है। बहुत ही सिंपल और साधारण सवाल है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है तो आप लिखिएगा कि नाइक्रोम का प्रयोग हम दोस्तों हीटर की कॉइल बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ किया जाता है तो ये विद्युत प्रेस, क्या विद्युत प्रेस बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। और विद्युत प्रेस के साथ साथ केतली बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है नाइक्रोम का उपयोग। अगर आपसे पूछे कि नाइक्रोम जो है ना दोस्तों ये कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलने लगता है तो आप लिखेगा 1400 डिग्री, क्या लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों अगर पूछे नाइक्रोम जो होती है, क्या ये जो नाइक्रोम होती है दोस्तों इसका तापमान गुणांक कितना होता है, क्या नाइक्रोम का तापमान कितना गुणांक होता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर पूछे कि ट्रांसफार्मर की कॉइल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है तो आप लिखेगा इसका तांबा का, किसका तांबा का प्रयोग किया जाता है। मोटर की कॉइल बनाने के लिए भी दोस्तों तांबा का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे तांबे का गलनांक कितना होता है तो आप लिखेगा तांबे का गलनांक होता है 1080 डिग्री सेल्सियस। अगर यथार्थ मान के बारे में पूछे तो होता है दोस्तों 1083 डिग्री सेल्सियस, क्या 1083 डिग्री सेल्सियस में तांबा जो होती है दोस्तों ये पिघलना स्टार्ट कर देती है। अगर पूछे बल्ब में कॉइल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो आप लिखेगा ये टंगस्टन, किसका दोस्तों टंगस्टन। अगर टंगस्टन की तापमान के बारे में पूछे तो आप लिखेगा 3400 डिग्री सेल्सियस, कितना दोस्तों 3400 डिग्री सेल्सियस इसका कार्यकारी तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 46, चुंबकीय पारगम्यता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों चुंबकीय जो पारगम्यता होती है यानी कि पारगम्यता का मतलब क्या होता है चुंबकशीलता, यानी कि चुंबक की चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं तो हम समझते हैं कि बल की चुंबकीय रेखा, क्या दोस्तों बल की चुंबकीय रेखा के लिए प्रबलता कितनी है ये कौन बताएगा, चुंबक की चुंबकशीलता बताएगी। दोस्तों उत्तेजक को हटा लेने पर पदार्थ में बचा अवशेष क्या कहलाता है तो आप लिखिएगा ये बचा हुआ अवशेष कहलाता है दोस्तों अवशिष्ट चुंबक, क्या अवशिष्ट चुंबक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सिंगल फेज, क्या सिंगल फेज मोटर को चलाने के लिए भिन्नात्मक हार्स पावर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये जो भिन्नात्मक हार्स पावर होता है तो इसमें कैपेसिटर का शुरुआती मान सामान्यतः कितना होता है, नोट कीजिएगा दोस्तों इसका शुरुआती मान होता है 300 माइक्रोफैरड। अगर आपको पूछे कि 2.5 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो आप लिखेगा इसका प्रयोग अस्थाई, क्या अस्थाई कैपेसिटर मोटर में, अस्थाई कैपेसिटर मोटर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये अस्थाई कैपेसिटर मोटर कहाँ लगा होता है, ये सीलिंग फैन के अंदर लगी होती है। दोस्तों अगर पूछे कि 120 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं तो आप लिखेगा कैपेसिटर स्टार्ट, लिखेगा कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, क्या कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर के अंदर जो स्टार्टिंग कैपेसिटर हो दोस्तों वो कितना होता है 100 माइक्रोफैरड से लेकर के 120 माइक्रोफैरड तक का होता है। तो ये इस मान का कैपेसिटर कहाँ पे प्रयोग होती है दोस्तों, ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के अंदर होती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ये जो हमारी सिंगल फेज मोटर होती है इसकी दक्षता कितनी होती है तो आप लिखेगा इसकी दक्षता होती है दोस्तों 90%, क्या 90% इसकी दक्षता होती है दोस्तों। अगर इसके अलावा आपसे पूछे इसका पावर फैक्टर कितना होता है तो आप लिखेगा 0.6 इसका पावर फैक्टर होता है, 0.6 लैगिंग इसका पावर फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है 48,
एक ऐसा बल्ब जिसके अंदर गैस भरी हो, क्या, जिसके अंदर गैस भरी हो, तो उस बल्ब में लगी तंतु का तापमान सहने की शक्ति कितनी होती है। दोस्तों एक बल्ब है, उस बल्ब के अंदर किस धातु का कॉइल लगी होती है, तो आप लिखेगा टंगस्टन का, किसका, टंगस्टन धातु का कॉइल लगी होती है। अगर टंगस्टन कॉइल के द्वारा बनी बल्ब के अंदर अगर हम गैस भरते हैं तो दोस्तों उस समय इसका कार्यकारी तापमान कितना होता है, तो आपने नोट कीजिएगा 2200 डिग्री सेल्सियस। कितना, 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2300 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका कार्यकारी तापमान होता है। अगर इस बल्ब के अंदर किसी भी प्रकार का कोई गैस नहीं होगा तो इसका तापमान, कार्यकारी तापमान होता है दोस्तों 200 डिग्री सेल्सियस। कितना, 200 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 49। वह कौन सी इकाई है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह कौन सी इकाई है जो एसी पावर प्रणाली में प्रतिघाती शक्ति को बताता है। तो चलिए इस प्रतिघाती शक्ति को समझते हैं। जो एसी पावर सिस्टम होता है, क्या, ये जो एसी पावर सिस्टम होता है दोस्तों, इसमें 3 प्रकार की शक्ति होती है। कौन सी, पहली शक्ति होती है जिसे हम वास्तविक शक्ति के नाम से जानते हैं, वास्तविक शक्ति। और जो दोस्तों दूसरी शक्ति होती है वो होती है दोस्तों प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति। और तीसरी शक्ति है दोस्तों, इसको हम कहते हैं आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। नोट कीजिएगा, हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पूछे कि वास्तविक शक्ति को किस में लिखते हैं तो आप लिखेगा इसे वाट में लिखते हैं, किसमें, वाट में। अगर पूछे प्रतिघाती शक्ति को तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में लिखा जाता है। इसी के साथ आभासी शक्ति दोस्तों वोल्ट और एम्पियर में लिखा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वास्तविक शक्ति किस प्रकार का लोड होता है तो आप लिखेगा ये रजिस्टिव लोड होता है। कौन सा दोस्तों, रजिस्टिव लोड होता है। अगर पूछे प्रतिघाती शक्ति किस प्रकार का लोड है तो ये लिखेगा कैपेसिटिव लोड। क्या, ये कैपेसिटिव लोड होता है दोस्तों। इसी के साथ साथ आभासी शक्ति के बारे में पूछे तो आप लिखेगा यह इंडक्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा है प्रतिघाती शक्ति को कौन बताता है, तो इस प्रतिघाती शक्ति को कौन बता रहा है दोस्तों, वोल्ट एम्पियर और रिएक्टिव। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अगर पूछे वॉट कौन सी शक्ति को बताता है तो आप लिखेगा यह वास्तविक शक्ति को बताता है। इसके साथ साथ वोल्ट एम्पियर के बारे में पूछे तो आप लिखेगा वास्तविक शक्ति को बताता है। दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये किस शक्ति को बताते हैं, ये आभासी शक्ति को ही बताते हैं, क्योंकि ये इंडक्टिव लोड के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज की क्लास का सबसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है संयोजी षडसी। दोस्तों ये एक नीमी पैटर्न, नीमी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे अच्छी पॉइंट क्या है दोस्तों, कि ये जो हमारी नीमी पैटर्न वाली, नीमी लैंग्वेज वाली जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को हम समझ पाते हैं और हम देख पाते हैं कि एग्जाम में किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। दोस्तों संयोजी का मतलब होता है, नोट कीजिएगा, संयुक्त। क्या, संयुक्त। और दोस्तों इस षडसी का मतलब होता है प्लायर, संयुक्त प्लायर। यानी कि संयुक्त प्लायर किस कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लिए जाते, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस कार्य में नहीं लिए जाते, तो आप नोट कीजिएगा ये लोहा को पीटने के लिए इसका प्रयोग नहीं लिया जाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। लोहा पीटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप लिखेगा हम लोहा पीटने के लिए हैमर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर प्लायर के बारे में पूछे कि प्लायर कितने प्रकार के होते हैं तो लिखिएगा प्लायर कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोजी प्लायर यानी कि कॉम्बिनेशन प्लायर, और दूसरा है दोस्तों लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर। इसी के साथ साथ तीसरा है साथियों कटिंग प्लायर, कटिंग प्लायर, और चौथा है राउंड नोज प्लायर,
राउंड नोज प्लायर। तो ये 4 प्रकार के प्लायर होते हैं। दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह का अगर फुल कॉन्सेप्ट के साथ, और दोस्तों हर एक प्रश्न अपने आप में 10 प्रश्नों के बराबर होता है जब मैं सॉल्व कराता हूं। तो इस प्रकार की तैयारी करने के लिए दोस्तों आज और अभी तुरंत इस परिवार से जुड़िए और दोस्तों इस परिवार को आगे भी बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस क्लास को उन विद्यार्थी तक भेजिए जिनको वास्तव में ना इस क्लास की जरूरत है। दोस्तों YouTube पर इतना जबरदस्त कंटेंट के साथ कहीं पर भी क्लास आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ अगले क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।